हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंगे इंटरवल रूल। तो इसमें डिस्कस करेंगे लेंगे इंटरवल रूल का क्या एप्लीकेशन है, इसे भी डिस्कस करेंगे और बताएंगे कैसे लेंगे इंटरवल रूल पिक्चर में आया, क्या कहता है। बेसिकली जो एक्सप्रेशन है इसका, पहले मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका लिखे दे रहा हूँ। कहता है कि अगर हमारे पास दो एनर्जी लेवल हैं, एक जे के करस्पॉन्डिंग और दूसरा एनर्जी लेवल है J+1 के करस्पॉन्डिंग। हम सब जानते हैं कि जो जे हमारा होता है वो होता है हमारा ऑर्बिटल, जो जे मिलकर बना होता है वो एल और एस से मिलकर बना होता है, और जे जो होता है वो टोटल क्वांटम नंबर को शो करता है, और टोटल क्वांटम नंबर से कैपिटल जे बनता है। देखो ये एक्सप्रेशन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। कैपिटल जे की वैल्यू होती है √JJ+1 और कैपिटल एल की वैल्यू होती है √LL+1 और कैपिटल एस की वैल्यू होती है √SS+1 ये एक्सप्रेशन मैंने लगातार डिस्कस किए हैं। देखो सिमेट्री हमें सजेस्ट कर रही है, एल जो मिलकर बना होता है वो एल टोटल ये जो कहलाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, एस स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहलाता है और जे टोटल एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। एल और एस से मिलकर जे बनता है। और इसी तरीका से हमारे पास क्या होता है, ये एल जो है स्मॉल एल, ये कहलाते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। स्मॉल एस जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, और ये जे जो होता है उसे हम कहते हैं टोटल क्वांटम नंबर। इसे इनर क्वांटम नंबर भी कहते हैं और टोटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो क्या कहता है लेंगे इंटरवल रूल, कहता है हमसे कि अगर हम दो एनर्जी लेवल लें, सक्सेसिव एनर्जी लेवल, एक तो करस्पॉन्डिंग टू जे ले, जे क्या है, ये टोटल क्वांटम नंबर है, एक इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालें और एक J+1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालें। तो जे के करस्पॉन्डिंग अगर हमारी एनर्जी EJ है, ई के नीचे सफिक्स में क्या लगा दोगे बच्चों, जे, और यहाँ पे जो एनर्जी लगा दोगे वो हमारी J+1। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इस J+1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहता है जो हमारे पास लेंगे इंटरवल रूल है, कहता है कि EJ+1 माइनस EJ की जो वैल्यू है वो हमारी प्रोपोर्शनल चलती है J+1 के। ये कहलाता है हमारा लेंगे इंटरवल रूल। क्या मतलब हुआ कि अगर दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस हम देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो इनमें से जिनका जे हायर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। EJ+1 माइनस EJ प्रोपोर्शनल टू J+1 में J+1 क्या है और जे क्या है, जे तो हमारे इस जे के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो EJ है, और जो J+1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो EJ+1 है। तो इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस इस जो ये वाला क्वांटम नंबर है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जे को मैं ऑलरेडी बता रहा था तुम्हें, ये एल जो होता है उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और एस को जो कहते हैं वो कहते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर, और जे को जो कहते हैं वो कहते हैं टोटल क्वांटम नंबर या इनर क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं। ये जे जो मिलकर बना होता है वो एल और एस से मिलकर बना होता है। मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। जे की जो वैल्यू होती है इनमें वो L-S से लेकर कहाँ तक जाती है, जे की वैल्यू L+S तक, ये मोड में चलता है, और कहाँ तक जाता है, L+S तक। इस एक्सप्रेशन को पहुंचाने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मुझे बतानी है उन्हें सुने। पहले क्या बताना है, बताना है कि जो इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस इसके प्रोपोर्शनल दिखाते हैं, तो इस पर एक कंसेप्ट हम लगाते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन एनर्जी का। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शंस कैसे आता है पिक्चर में, मैं थोड़ा सा फिर से डिस्कस करता हूँ। पहले भी मैंने पूर्वत लेक्चरों में डिस्कस किया है, बहुत सारी बातें इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन, इसका कॉन्सिक्वेंस होता है लेंगे इंटरवल रूल। तो हम जानें कि स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन कैसे पिक्चर में आता है, फिर से एक बार समझें। बेसिकली होता यह है कि इलेक्ट्रॉन के पास में स्पिन मोशन होती है। पहले जो कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन केवल ऑर्बिटल मोशन करता है। ऑर्बिटल मोशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है। उसकी दो थ्योरी थी, एक थ्योरी थी हमारी सोमरफेल्ड थ्योरी, एक थी बोर थ्योरी। बोर तो कहते थे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन सोमरफेल्ड कहते थे कि सर्कुलर के साथ साथ एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये दो थ्योरी थी जो पिक्चर में आई। उसके बाद जैसे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रखता है, तो कोई भी पार्टिकल अगर स्पिन रखेगा तो उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सीधा प्रोपोर्शनल होता है स्पिन के। तो यहाँ पे जो एनर्जी का बदलाव आता है, उस एनर्जी के बदलाव में हम देखें
तो वहाँ पे जो बदलाव हम देखेंगे उस बदलाव में देखेंगे कि एक एल का और एस का इंटरेक्शन होता है। एल और एस का मतलब क्या हुआ, ये तो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया है और एस हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको कैपिटल एल से दिखा सकते हैं, इसको एस से। तो ये जो हमारा लॉ आता है वो इससे आता है कि डेली एल एस जो एनर्जी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से होती है वो हमारी ए इंटू एल डॉट एस होती है। तो हमें यहाँ तक जाना होगा कि हमारा कंसेप्ट आया कैसे, ये वाला कैसे आया, इस पे जानना पड़ेगा। इसे जानने के लिए मैंने पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था, थोड़ा सा आइडिया देने का प्रयास किया था। तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस तरीका से मोशन करता है। देखो मैं दोनों थ्योरियों को नहीं बताऊंगा, एक ही थ्योरी को, क्योंकि आप सर्वमान्य जो थ्योरी है वो देखो ये है। अगर आपसे कहा जाए कि इसकी सर्वमान्य थ्योरी क्या है, इसकी सर्वमान्य थ्योरी जो हमारी है वो ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। ये जब इस तरीका से मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये उसकी ऑर्बिटल मोशन होती है, दिस वन। ये हमारा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस कहाँ होता है, फोकस पे। ये हमारा कौन सा मॉडल है, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। क्या कहते हैं सोमरफील्ड, कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो फोकस पे होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ कैसी ऑर्बिट में मूव करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो जो ये मोशन इसकी होती है ऑर्बिटल मोशन होती है, और एक मोशन इसकी होती है अपनी एक्सिस पे स्पिन रखता है। ये बेसिकली जैसे हमारी अर्थ मूव करती है, और अर्थ किस तरीका से मूव करती है सन में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सन तो यहाँ फोकस पर होता है और अर्थ ऐसे मूव करती है। तो अर्थ की एक तो ऑर्बिटल मोशन होती है, और उस ऑर्बिटल मोशन से जो हमारे सीजन बनते हैं 365 दिन में, वो पूरी की पूरा इस पूरे के पूरे राउंड को लगाती है अपनी ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो मैंने बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको पता चलेगा इतना तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिटों में कि आप अगर इमेजिन करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि एक ही सेकंड में बहुत सारे चक्कर लगा देता है। क्योंकि अगर हम टाइम टेकिंग निकालने का प्रयास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टाइम टेकिंग जो होता है प्रोपोर्शनल टू R/V होता है। जैसे हम यहाँ टाइम टेकिंग की बात करते हैं, देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन की जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी है उसको सुने। इलेक्ट्रॉन की सबसे महत्वपूर्ण बात ये बतानी है कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है न्यूक्लियस के चारों तरफ वो माइक्रोस्कोपिक है, और जो हमारी अर्थ घूमती है सन के चारों तरफ वो मैक्रोस्कोपिक है। क्यों, वहाँ साइज बड़े हैं, और एटम का साइज बहुत छोटा है, ऑर्बिटों का साइज और भी छोटा है। लेकिन अगर हम टाइम टेकिंग का कंसिडरेशन करें तो आपको पता चलेगा कि अर्थ जो चारों तरफ सन के मूव करती है उसे 365 दिन में पूरा करती है, पूरा का पूरा एक राउंड जो लगाती है, जिसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन से हमारा क्या होता है, सीजन बनते हैं, और एक होता है रोटेशन। मैं आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि सब कुछ कंपैरेटिव चलता है। कंपैरेटिव का मतलब क्या हुआ, जब भी आप एटम के बारे में सोचें, न्यूक्लियस के बारे में सोचें, आप ये सोचें कि एटॉमिक मॉडल कैसे पिक्चर में आया, तो आपके दिमाग में सन अर्थ सिस्टम सदा रहना चाहिए पिक्चर में। सन अर्थ सिस्टम से आपको बहुत आसानी होगी समझने में, क्योंकि केपलर्स लॉ से सब वाकिफ है। और आपको ये पता चलेगा जो केपलर्स की थ्योरीज हैं वो कहीं ना कहीं वो हमारे सन अर्थ सिस्टम पे नहीं लगती, बल्कि जो एटॉमिक मॉडल है उस पर भी लगती हैं। अगर आप इस चीज को कहना चाहें कि क्या केपलर्स लॉ को हम यहाँ लगा सकते हैं, तो केपलर्स लॉ के जो तीनों स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ भी नजर आते हैं लगते हुए। आप कहेंगे कौन से, केपलर्स पहले ये कहते हैं कि सन अर्थ सिस्टम में सन फोकस पर होता है, अर्थ उसके चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट पर घूमती है। सोमरफील्ड उसी से इंस्पायर होकर क्या कहते हैं कि अर्थ और सन सिस्टम की करस्पॉन्डिंग ही हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस फोकस पर होता है और अर्थ उसके चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। तो पहला केपलर्स लॉ और एटॉमिक मॉडल सेम हो गया। दूसरा रिजल्ट जो आता है dA/dt बराबर कांस्टेंट, अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो वो भी लगेगा, क्या गजब चीज़ है। और तीसरा रिजल्ट हमारा आता है T² प्रोपोर्शनल टू R³, या फिर उसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस में T² प्रोपोर्शनल टू A³, वो भी लगेगा। चीज़ें पता है कहाँ से आती हैं, कैसे पिक्चर में आती हैं, तो उसका पीछे रीजन ये होता है कि कोई ना कोई जब भी थ्योरी दे रहा होता है तो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होता है, उसका इंस्पिरेशन होता है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं होता कि उसकी थ्योरी ऐसे ही डेवलप होती है। सोमरफील्ड कहीं ना कहीं इंस्पायर थे सन अर्थ सिस्टम को लेकर, और उन्होंने उसी मॉडल को कहाँ पे लगा दिया, वो उन्होंने पूरा का पूरा मॉडल एटम पे लगा दिया। कहाँ हमें जाना है उसको सुने।
टॉपिक हमारा बहुत वाइड होता चला जाएगा जब मैं इसे डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर मुझे लौट के आना है तो कहाँ आना है उसको सुने। हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है। कहाँ? जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। रीजन ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चार्ज है, और जब भी चार्ज मोशन में होता है तो करंट पैदा करता है। वो करंट जो पैदा होती है, उस करंट से दुनिया के सारे एक्सप्रेशन हमसे ये कहते हैं कि जहाँ भी करंट पैदा होती है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी चेंज के लिए कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होता है। एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशंस जिसे हम 12th लेवल से पढ़ते थे उसे मैं फिर से बताना चाहूँगा। तो यू का एक्सप्रेशंस हम जानते हैं, हमने पढ़ा था -m.b, ये तो लगाया था हमने। इसको कहते थे हम मैग्नेटिक डायपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, और इसी के करस्पॉन्डिंग एक एक्सप्रेशन था। अगर मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है तो तीन चीज़ें करती हैं। एज ए फिजिक्स टीचर और फिजिक्स स्टूडेंट मैंने क्या सीखा वो मैं तुम्हें बता दूं। मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है सिमेट्री, मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं कंजर्वेशन लॉ, और मुझे सबसे ज़्यादा जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है, ये चीज़ें सदा प्रभावित करती हैं कि कहीं ना कहीं जो थ्योरीज होती हैं वो कहीं ना कहीं से मोटिवेट होती हैं। आप ये ना सोचें कि कोई इंडिविजुअल सोचता है तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, वो लॉजिक होता है कुछ ना कुछ सोचने का। और पता चला जो थ्योरीज होती हैं वो आती तो आर्बिट्री तौर पे लगती तो ऐसी हैं, दे सीम्स टू बी आर्बिट्री, लेकिन उनके पीछे कहीं ना कहीं से विजन होता है। ऐसा नहीं होता कि वो ऐसे ही तुक्के में लगा दी जाती हैं। लगाते हिट एंड ट्रायल मेथड, एक शब्द आया फिजिक्स में, मैं कहूँ तो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है हिट एंड ट्रायल। कहते हैं, पूर्वज भी हमारे कहते हैं, इतिहास भी कहता है, साहित्य भी कहता है कि जिन लोगों ने लीक से हटके चलने की प्रयास नहीं किया उन्होंने कोई इतिहास नहीं रचा। क्यों? अगर आप पुरानी चीज़ों को दोहराते रहेंगे तो आप कुछ नया नहीं कर सकते। नया केवल वही करता है जो कुछ लीक से हटके सोचता है। जितने नोबेल लॉरेट्स हैं, जितने भी फिजिक्स निकल के आते हैं, उनसे एक ही चीज़ आपको सीखने को मिलेगी और बड़ी चीज़ सीखने को मिलेगी कि उनके पास नए नए विचार होते हैं। ऐसे ऐसे विचार होते हैं कि वो हर समय अपने विचारों में खोए रहते हैं। एक दार्शनिक बन जाता है इंसान, जहाँ केवल होता है उसके दिमाग में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से जुड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। और रिसर्च में सब क्यूरियोसिटी पैदा होती हैं। रिसर्च ऐसा नहीं आती कि आपने केवल, अब आप सोच रहे होंगे कि चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, क्यों पढ़ाई जाती हैं। 80 से नहीं, मैं कह रहा हूँ 98% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता इन्हें पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो बताओ नई रिसर्च कहाँ से आएंगी? ये पढ़ाया इसलिए जाता है आपको कि लोगों ने कैसे सोचा, उसका एक क्रमबद्ध ज्ञान आपके पास है। अब आप सोचें, कुछ नया सोचें। सोचेंगे क्या? पहले लोगों के विचार जानेंगे। उसमें दो थ्योरीज हैं, एक कुछ लोग कहते हैं सफल लोगों के विचार जाने, कुछ लोग कहते हैं असफल लोगों के विचार जाने। अगर कलाम साहब की ज़िंदगी को पढ़ोगे तो सदा एक ही चीज़ कहते रहे कि आप असफल लोगों से ज़्यादा मिलिए, क्योंकि वो असफलता के साथ आपको बताएंगे कि हम असफल क्यों हैं। तो आपको खुद पता चलेगा कि भाई ये टॉपिक्स जो है जहाँ पे मैं लेके जाना चाहता था उसको सुने। ये मुझे सिमेट्री कहीं इंस्पायर कैसे करती है, आपको पता चलेगा। ये कहीं ना कहीं सिमेट्री ऐसे इंस्पायर करती है। तो मैं बता दूं, मैं एक लेक्चर अगर इस चीज़ पे दूं कि कैसे सिमेट्री से दुनिया भर की चीज़ें डेवलप हुई हैं, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेगा। कभी देखूंगा, क्योंकि फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा तो मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ, कैसे तुम्हारे एग्जाम पास हों। एक फिजिक्स चलती है, और फिजिक्स कैसे चलती है? फिजिक्स ऐसे चलती है कि आपको पता चले कि कैसे चीज़ों के दिमाग, कैसे लोगों के दिमाग में आती हैं, कैसे लोग वेट करते हैं। आपको पता चलेगा कि सिमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस उसी का होता है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस। और जितनी भी डिस्कवरीज होती हैं सबसे बड़ा रोल उस पर सिमेट्री का ही होता है, क्योंकि सिमेट्री कहीं कंजर्वेशन लॉ से जुड़ जाती हैं जाके। और कंजर्वेशन लॉज हमें बताते हैं नई नई चीज़ें कैसे डेवलप हों, नई नई चीज़ें कैसे डेवलप हों। अगर कोई स्टूडेंट कंजर्वेशन लॉज नहीं जानता, सिमेट्री के स्कोप को नहीं जानता, तो फिजिक्स नहीं जानता। फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है। अब आप कहेंगे कि सिमेट्री सर यहाँ कैसे पिक्चर में आई, तो आपको पता चलेगा ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक्सप्रेशन थे। U बराबर -P.E, P का स्थान M ने ले लिया और E का स्थान B ने ले लिया। आप कहां से कहां आ गए? आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेटो में आ गए। और जो हमारे फैराडे लॉ हैं और जो फैराडे लॉ के साथ में मैक्सवेल लॉ हैं, वो हमें आप यही बताएंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड एडॉप्ट किया मैक्सवेल ने और अमर हो गए। एक ही तो मेथड कहा उन्होंने, बस उन्होंने एक ही चीज़ पकड़ ली फैराडे की। उन्होंने कहा, फैराडे कहते थे
कि जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। बस इसके कन्वर्स पे उनका ध्यान था। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो इसका रिवर्स भी होगा, और जब वो रिवर्स ढूंढने चले तो रिवर्स में वो डिस्प्लेसमेंट करंट पे पहुंच गए, और यूनिफिकेशंस का क्रेडिट जाता है पूरा का पूरा मैक्सवेल को। 3 ग्रेट फिजिसिस्ट जिन्हें हम सबसे बड़ा सम्मान देते हैं फिजिक्स में, मैं लगातार बताता रहा हूँ। अपने इरा के अंदर न्यूटन्स, कोई सानी नहीं न्यूटन्स का। उसके बाद अपने इरा में मैक्सवेल, कोई सानी नहीं। पूरी की पूरी एमटी का मैं कह सकता हूँ फादर है, और पूरी की पूरी एमटी के जितने एप्लीकेशंस आप पढ़ रहे हैं आज, वो सब अगर क्रेडिट जाता तो वो मैक्सवेल को जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स का ज्ञाता जैसे हम आइंस्टीन कहते हैं, उसकी तो बात ही क्या है ना। ये तो मैं बार बार ही बताता हूँ कि कहते हैं कि 100 साल के अंदर अगर कोई धरती पर सबसे बड़ा इंसान पैदा हुआ है तो वो आइंस्टीन को सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है ना। हिंदुस्तान में तो पैदा नहीं हुई, पैदा तो जर्मनी में हुई, लेकिन हिंदुस्तान में भी लोग अभी भी घर घरों में कहते हैं। बच्चा गांव में जो अनपढ़ भी होते हैं वो भी कहते हैं कि बच्चा जैसे ही जवाब देने लगता है तो वो अनपढ़ लोग भी कहने लगते हैं ऐसा ना आइंस्टीन हो गया। उसे आइंस्टीन की ख्याति का पता चलता है कि आइंस्टीन किस कद के थे, क्योंकि जितनी भी दुनिया की पजल है जो भी उन्होंने लिख दिया, दुनिया की सब थ्योरियों में मॉडिफिकेशन नज़र आते हैं, लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी में कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं हुआ आज तक। और बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं। दुनिया किसी की थ्योरी को सफल नहीं होने देना चाहती। फिजिक्स कम्युनिटी से सफलता पानी आसान नहीं। क्यों? तुम लिख के देखो कुछ, तुम्हें खुद पता चलेगा लोग कितना पकड़ेंगे तुम्हें। कुछ लिखो तो पहले तो लोग लिखने का ही साहस नहीं कर पाते, और लिखते हैं तो फिर उसे इंटरनेशनल लेवल पर जब फिजिक्स में डिस्कशन होता है वहाँ पर कैसे टिकोगे, वो इम्पोर्टेंट है। हम रिजल्टों का केवल क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं रिजल्टों को। कुछ नई थ्योरी थोड़ी डेवलप कर रहे हैं। नई थ्योरी डेवलप करो। नई थ्योरी डेवलप होती हैं, वो आती है विजन से। आप टॉपिक के अंदर जाएं, डीप में जाएं। ये मैं डीप में क्यों पढ़ा रहा हूँ तुम्हें? सब्जेक्ट इंटरेस्टेड जो बनता है वो डीप से ही बनता है। आपको पता होनी चाहिए चीज़ें ऐसे एलोबरेट होती हैं। और हम क्या करते हैं, चाहते हैं बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए। ग्रेजुएशन में मेहनत नहीं करते, पीजी में मेहनत नहीं करते। समय तो हमें बहुत मिलता है, 3 साल मिलते हैं ग्रेजुएशन के, 2 साल मिलते हैं पीजी के, 5 साल मिलते हैं पूरे। और 5 साल में मुझे लगता है 5 महीने का आउटपुट भी बच्चे नहीं निकालते। तो समस्या यहाँ से आती है। नहीं, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही वंडरफुल सब्जेक्ट है। यहाँ से मैं कहना क्या चाहता हूँ उसको सुनना शुरू करो, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, उसे सुनो। यहाँ पी का स्थान एम ने ले लिया और ई का स्थान बी ने ले लिया। दुनिया के जितने भी रिजल्ट्स हैं, एक रिजल्ट जरूर तुम्हें कहेंगे, सारे दुनिया के सारे रिजल्ट्स एक रिजल्ट जरूर कहेंगे कि ई चलता है हमारा प्रोपोर्शनल टू क्यू। दुनिया के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनमें आपको पता चलेगा कि जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर पैदा होगा। और इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा रिजल्ट है जो सदा मिलेगा, बी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां बहुत सारे लॉज के थ्रू हमारा जीवन कट रहा होता है, लेकिन हमें हर चीज का जवाब नहीं पता होता। अगर आपसे कहा जाए कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें करंट आई फ्लो करा दिया आपने, और आपसे पूछा गया कि अभी यहाँ पे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, आप निकाल लोगे, बायो सावर्ट लॉ लगाओगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। लेकिन आई को दूना कर दोगे, पहले बी नापा गया, फिर पता चला आई को दूना कर दिया तो यहाँ 2b मिल गया, आई को तिगुना कर दिया 3b मिल गया। लेकिन आपके पास इस चीज का जवाब नहीं है कि बायो सावर्ट लॉ का पालन क्यों करते हैं, करंट क्यों पालन करती है बायो सावर्ट लॉ का। आपको नहीं पता कि कूलम्ब्स लॉ का पालन क्यों होता है, यू डोंट नो। तो आपको पता चलता है कि दुनिया कुछ लॉ, बेसिक लॉ से गवर्न होती है, और उन लॉ का हमें ओरिजिन तो नहीं पता कि वो क्यों आई पिक्चर में, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि अगर वो ना होते तो दुनिया नहीं चलती। आप ये ना सोचें कि दुनिया के हर चीज को आप ड्राइव कर सकते हैं, नो। जो अपने आप में लॉ होते हैं उन्हें दुनिया में कोई भी ड्राइव नहीं कर सकता, कोई भी ड्राइव नहीं कर सकता। तुम कहो कि ये कहां से ड्राइव हुई, नो। आप हाँ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन चाहते हो, आपको हो जाएगा। आपने क्या कर दिया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नापने के लिए कोई एपरेचर रख दिया, आपने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नाप लिया, फिर यहाँ करंट दूनी करी तो दूना मैग्नेटिक फील्ड हो गया। लेकिन आपके पास इस बात का जवाब नहीं कि दूना क्यों हुआ, क्योंकि हर जगह बच्चे क्या सोच रहे होते हैं, हर चीज का जवाब है नहीं। जो अपने आप में दुनिया जिन लॉ से चलती है
वो उन लॉ का कोई जवाब नहीं हमारे पास कि यही लॉ पिक्चर में क्यों आए। हाँ, ये तो जवाब है कि अगर ये ना होते तो क्या होता, ये तो जवाब है। इस पर तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं साइंस और नेचर की लड़ाई में कहीं नेचर जीतती नजर आती है। एज ए फिजिक्स टीचर, फिजिक्स स्टूडेंट, दोनों ही कहूँगा मैं, ऐसा महसूस करता हूँ कि नेचर ने रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे लगाए, और हम अभी भी हम इतना प्रयास कर रहे हैं चीज़ों का जानने में, हमारा इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है कि हम नेचर को बहुत ज़्यादा जानने के प्रयासरत हैं। लेकिन नेचर इसी उसमें मैंने एक बार कहा भी था कि हाइजनबर्ग बहुत फ्रस्ट्रेट हुए एक समय पर, उन्होंने कहा भी कि नेचर को जानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेचर को आप इतना ही जान पाते हैं जितना वो खुद को एक्सपोज करती है। तो लाइन उन्होंने ऐसे ही नहीं कही थी, उन्होंने कहीं ना कहीं व्यवस्था देखी। अभी आप ये ना सोचो कि सब चीज़ हमने डिस्कवर कर दी, नहीं की। कितनी सारी मेडिकल साइंस में आज भी पजल हैं जो सॉल्व भी नहीं होती, कितनी फिजिक्स की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आज भी सॉल्व नहीं होती। एक अनसॉल्व प्रॉब्लम्स की सीरीज आती है, दुनिया की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स जो सॉल्व ही नहीं होती। इवन दो इतने के बाद भी फिर भी जितना कुछ पता है, जितना सॉल्व है, उसी को जान लें। उसमें भी कितना जान सकते हैं उसे जान लें। जमाना दो तरीका से चला। अब जमाना कहाँ चल रहा है वो मैं तुम्हें बता दूं। अब जमाना ये चल रहा है कि जो जान रहे हैं उसमें हम कितना और जान सकते हैं, उस पर प्रयास करते हैं। लेकिन ये ना कहें कि हमने प्रोग्रेस नहीं की, प्रोग्रेस तो हमने की है। क्यों? पहले हम अगर पीछे से मानवता का इतिहास फिजिक्स के तौर पर देखें तो हमें पता चलेगा कि बहुत हायर डायमेंशंस की चीज़ों पहले हमें पता चलती थी, और अब हम धीरे 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 ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां हमने NMR तक बना लिया, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो कि तुम्हारा न्यूक्लियर डायमेंशन पर चीज़ें इलोबरेट होती हैं, और उन पर एपरेटस बना लिए, उनका फ़ायदा भी उठा रहे हैं हम काफ़ी सारा। खैर, तुम अपने टॉपिक को पकड़ो क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा डिस्कशन का। यहाँ क्या मैं कहना चाहता था उसको सुनना शुरू करो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे क्या कहनी थी कि यहाँ अगर इंटरेक्शंस के तौर पर बात की जाए तो क्या क्या होगा। मैं कहूँगा एक इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो उसके साथ में ऑर्बिटल मोशन है, तो उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, निश्चित तौर से होगा। क्यों? जहाँ पर मैंने एक रिजल्ट में तुम्हें डिस्कस भी किया था कि μL/L की वैल्यू E/2m होती है। छीन रखे हैं अधिकार मैंने तुम्हें, तुम नहीं कह सकते कहाँ से आया, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया तुम्हें। अगर आज तुम ये कह दोगे कि नहीं आया तो मैं कहूँगा फिर तुम कॉपी को खोल कर नहीं देखते जाके। ये मैंने डेरिवेशन कराया तुम्हें। दूसरा रिजल्ट का डेरिवेशन कराया μS/S = 2E/2m। ये दोनों रिजल्ट मैंने बता रखे हैं तुम्हें। क्या सीख रहे हो? जहां ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, बच्चे पता है क्या है, इसको भी नहीं समझते ये म्यू क्या है। पूरी बुक पढ़ जाएंगे और पूरी बुक पढ़ के उन्हें ये नहीं पता चलता कि म्यू क्या है। ये कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट किस पर निर्भर करता है? आइए, करंट इनटू एरिया। तुम कहोगे सर करंट कहाँ से आई? करंट इसलिए आई कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? इट इज ए चार्ज पार्टिकल। सिंस इट इज ए चार्ज पार्टिकल, इसलिए क्या होगा, इसके साथ जैसे ही मोशन करेगा तो इससे जैसे जैसे ये चलेगा करंट फ्लो करेगी, इसके अपोजिट करंट होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। इंटरेक्शन अब क्या क्या हो सकता है उसको सुने। हो क्या क्या सकता है? वर्ड्स आया स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, शब्दों पर ध्यान दिया करो। स्पिन के साथ दो चीज आ गई, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मोशन तो दो शब्द आ गए, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दो आ गए। अब यहां से पिक्चर कैसे आती है उसको सुने। यहां से आती है कि हमारा म्यूएस का मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये पिक्चर में आया। अब देखो इंटरेक्शन हो कितने सकते हैं, आप ये ना सोचें एक ही इंटरेक्शन हो सकता है। μL का L के साथ इंटरेक्शन हो सकता है, तो आपको पता चला कि μL और L आपस में इंटरेक्ट क्या करेंगे, वो तो आपस में एक दूसरे के फंक्शन ही है। देखो ध्यान से, μL और L ये आपस में क्या इंटरेक्शन करेंगे, तो इस कंडीशन का पालन करना है इन्हें। तो बस ये इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है। कौन कौन? μL और L, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। μS/S देख रहे हो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी आपस में निर्भर है।
तो इसका इसके साथ इंटरेक्शन, इसका इसके साथ इंटरेक्शन का कोई मतलब नहीं रह गया। अब इंटरेक्शंस कौन कौन से पॉसिबल है? पॉसिबल ऐसे हैं कि अगर इस एक्सप्रेशंस पे जाएं, कौन से एक्सप्रेशंस पे, इसमें, तो आपको पता चलेगा कि U की जो वैल्यू है, U यहां पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और एक चीज मैं सदा तुम्हें बताऊंगा कि जब भी परटर्बेशंस होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देते हैं। आपको एक समय पे ये पता चलेगा, मैं लगातार कहता रहा हूं कि एटॉमिक फिजिक्स इज नथिंग रेदर देन इट इज द स्टडी ऑफ परटर्बेशन। आप सिस्टम के ऊपर किन चीज़ों से सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो और कैसे कैसे उन डिस्टर्बेंस के थ्रू चीज़ें पैदा होती हैं, वो एक बहुत बड़ा अध्याय है। इसलिए जब आप पढ़ते हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, तो आपको लग रहा होगा इनकी क्या ज़रूरत है, क्यों पढ़ रहे हैं इन्हें। लेकिन जब उनके एप्लीकेशंस देखते हैं, मैंने 4-5 वीडियो इस बार भी दी परटर्बेशंस के ऊपर, तब आपको पता चलेगा कि परटर्बेशन ही है जो सिस्टमों को सारा का सारा डिस्टर्ब करते हैं। ये मान इफेक्ट कुछ नहीं है, परटर्बेशन इफेक्ट है। स्टार इफेक्ट कुछ है ही नहीं, परटर्बेशन इफेक्ट है। एक्स-रे स्पेक्ट्रा कुछ है ही नहीं, परटर्बेशन इफेक्ट है। और परटर्बेशन हम दो तरीका से होते हैं, एक नेचर करती है, एक तुम खुद करते हो। खुद जब करते हो जब तुम्हें कुछ फायदा हो रहा होता है, और नेचर अपने आप करती है, उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। तो यहां पे क्या हुआ, यहां दो मोशन हुई, एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और एक ऑर्बिटल मोशन। यहां पे बेसिकली क्या होता है कि जब तुम इस एक्सप्रेशंस पे जाते हो तो m को रिप्लेस करते हो म्यू एस से, और यहां पे u की वैल्यू को लिख देते हो माइनस म्यू एस डॉट बी। आप कहोगे सर m को म्यू एस से क्यों रिप्लेस कर दिया? यहां ये मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से क्यों रिप्लेस किया गया? आप क्या बताना चाहते हो? आप बताना चाहते हो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हो, तो स्पिन आपकी पिक्चर में आए। स्पिन पिक्चर में किसकी हेल्प से आ सकती है? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट से। तुम्हें कैसे पता चला? यहां से देखो, जब यहां पे लिखोगे तो म्यू एस की वैल्यू सिंपली यहां से हो जाएगी 2e अपॉन 2m इंटू एस। अरे वेक्टर क्वांटिटी है और म्यू एस और एस अपोजिट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नेगेटिव होता है। तो आपने क्या किया, m को म्यू एस से रिप्लेस कर दिया। क्यों? आप चाहते थे कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हो किसका? स्पिन के कारण, और b पैदा हो ऑर्बिटल मोशन से। दुनिया के सारे फॉर्मूले हमसे ये कहते हैं कि जब हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होता है तो b ज्यादा पैदा होता है। आप कहोगे सर ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चला, कोई बताएगा क्लास में कि अगर L बढ़ेगा तो B बढ़ेगा? हाँ जी, मैंने हाइड्रोजन एटम में थ्योरी पढ़ाई थी तुम्हें। शुरू की ऑर्बिट में B की जो डिपेंडेंसी होती है ऑर्बिट पे, वो 1/n⁵ होती है। और तुम्हें ये भी पता है कि L की वैल्यू mvr बराबर nh/2π होती है। क्या पढ़ रहे हो? अगर हमारी n बढ़ेगा तो L बढ़ेगा। यहां हमारे पास पे एक्सप्रेशंस क्या कहेंगे? एक्सप्रेशंस हमसे ये कहेंगे कि B अगर हम निकालना चाहते हैं तो जैसे जैसे हमारा L बढ़ेगा तो B की वैल्यू बढ़ेगी, और B की वैल्यू बढ़ने का जो सबसे सिंपलेस्ट मतलब होगा वो ये होता है, वैसे भी हमने जब हाइड्रोजन के केस में निकाली थी तो B की जो डिपेंडेंसी थी वो हमारी आती है B0 अपॉन, मुझे जहां तक याद आ रहा है n⁵ आई थी। याद आ रहा है एक्सप्रेशंस? किसी को याद आया? B बराबर B0 अपॉन n⁵? सब भूल गए, तुम्हें ना याद आता कुछ भी। B प्रोपोर्शनल टू होता है अपॉन R, और I किस पे प्रोपोर्शनल होता है? 1/n³ पे। और R किस पे प्रोपोर्शनल होता है? क्या हुआ? जब वो नीचे की ऑर्बिट में होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। किसमें पैदा करेगा? जब ये n की वैल्यू कम होगी तब हमारा B ज्यादा होगा, और जब n की वैल्यू हमारी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो B हमारा कम पैदा होगा। ये हम हाइड्रोजन के लिए थ्योरी लगा रहे थे। B के जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो मैं तुम्हें बता दूं, B के जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं वो ये कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बढ़ रही होती है तो उस समय पे B की वैल्यू बढ़ रही होती है, क्योंकि वेलोसिटी हमारी ज़्यादा होती है। वेलोसिटी ज़्यादा होने से क्या होता है,
ज़्यादा करंट फ्लो करती है, और ज़्यादा करंट फ्लो होने से बी आई की वैल्यू बढ़ने से बी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बी जब हमारा बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास बी है वो एल से पैदा हुआ, और एल से अगर हम उसे प्रोपोर्शनल लेकर चलते हैं और यहाँ से म्यू एस हमारा एस के प्रोपोर्शनल चलता है, तो यहाँ से तो देखो म्यू एस से तो एस आया और बी से हमारा एल आया। तो यहाँ से क्या हुआ, म्यू एस एस से कैसा आया कि म्यू एस यहाँ पे देखो एस के प्रोपोर्शनल है, ये तो कांस्टेंट में चला जाएगा सब, और यहाँ पे बी के साथ साथ जो चीज और क्वांटिटी आएंगी वो सब कांस्टेंट में चली जाएंगी। तो बी की डिपेंडेंसी किस पर चलेगी, हमारी एल डॉट एस पे चली गई। सिंपलेस्ट मतलब देखो, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, इतना ही समझ लो। कैसे समझ लो कि यू की वैल्यू हमारी रहती है माइनस एम डॉट बी, और मैग्नेटिक मोमेंट हम ले लेंगे स्पिन का, स्पिन मोशन के कारण, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बी हमारा यहाँ चलेगा। बी के सारे एक्सप्रेशन ये कहेंगे कि एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी रहता है, एल बढ़ने से बी बढ़ता है। तो म्यू एस की वैल्यू यहाँ पे एस के प्रोपोर्शनल हो जाएगी और बी यहाँ पे एल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये एस डॉट एल के प्रोपोर्शनल होगा और ये हमारा एल डॉट एस हो जाएगा। तो यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एल डॉट एस, तो यू को हम लिख पाएंगे यू इजकल टू ए एल डॉट एस, और यू को हम दिखा लेते हैं यहाँ पे ई इंटू एल एस से। यू का मतलब जो हमारा एनर्जी में चेंज हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, किसके कारण चेंज हुआ ये, इसको स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्यों कह रहे हैं, ध्यान दो। स्पिन यहां से पिक्चर में आई, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं। मैग्नेटिक फील्ड से एल आया, म्यू एस से एस आया, इन दोनों ने आपस में इंटरेक्शन कर लिया, इसलिए एल एस इंटरेक्शन कहलाता है। इसको हम कहते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। और दो बातें और भी क्लियर कर दूं यहाँ। मेरा अगर मुझसे कहा जाए लैंगे इंटरवल रूल क्या है, तो मैं कहूंगा यही है, कुछ और नहीं है। इसी का कॉन्सिक्वेंस है लैंगे इंटरवल रूल, इस फॉर्मूले का। ई एल एस बराबर ए एल डॉट एस। ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, उसको हमने छोड़ दिया क्या कि एक और किन चीजों पे, क्यों, हमारा इंटरेस्ट केवल इसमें है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में। अब ध्यान दो, हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। कैसे बढ़े, तुम्हें पता चला कि साइज एटम का बड़ा हो गया। साइज एटम का बड़ा हो गया तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, उनसे करंट ज्यादा पैदा होगी। ज्यादा करंट पैदा होगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो क्या होगा उसके चलते, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज्यादा मिलेंगे, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन स्ट्रांग होता चला जाएगा। किसकी, ऊपर के इलेक्ट्रॉनों की भले ही हो जाए, लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता कि एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, दूसरी के ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होता। होगा क्या, जैसे तुमने कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं। तुम्हारे पास में जैसे न्यूक्लियस है और देखो ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पे न्यूक्लियस के अंदर अगर साइज बड़ा होगा, ध्यान दो मेरी बात, तो इस साइज के अंदर यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अगर साइज बड़ा होगा तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हाइड्रोजन लाइक से शुरू करोगे तो सी जेड बटे 137 n होता है। जेड ज्यादा होने से वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो वेलोसिटी ज्यादा होने से क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होने से जो चार्ज है वो तेजी के साथ मूव करेगा। भाई आई का फॉर्मूला क्या है, आई देखो कैसे चलेगा, आई की वैल्यू हमारी Q अपॉन T होती है, और यहां Q और T की जगह पर रखोगे 2 पाई R अपॉन V, तो V बढ़ गया। और रेडियस का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, हाइड्रोजन लाइक पे तो तुम ये लगाते हो, रेडियस भी कम हो गई, रेडियस कम हो गई, V ज्यादा हो गया तो करंट ज्यादा हुई। और करंट कैसे होगी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ऐसा नहीं है इसमें ऐसे घूम रहे हैं, इसमें ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसे ही घूमेंगे सब में, तो करंट सबकी जुड़ेगी। ये तो देखो यहां पे क्या होगा, सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम करंट पैदा नहीं करेंगे। अंदर वाले तेज वेलोसिटी से चल रहे होंगे तो वो ज्यादा करंट पैदा करेंगे, उससे आगे वाले जो है वो थोड़ी कम करेंगे, उससे ज्यादा आगे वाले और थोड़ी कम करेंगे। तो करंट इवन तो क्या होगी, ऑर्डर में घटती चली जाएगी। पहली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ज्यादा करंट पैदा करेंगे, क्यों करेंगे, सिंपल, एग्जैक्टली। लेकिन क्या होगा, ऊपर में चार्ज भी ज्यादा फ्लो कर रहा है। बात को समझो ना,
इस पहली ऑर्बिट से जो करंट है, देखो मैं तुम्हें बता दूं, मैं बुकों से बाहर होकर पढ़ाता हूं। बुकों से बाहर पढ़ाने से पता मतलब क्या होता है? मुझे एक साइंटिस्ट की एक कथन याद है, मेरे काफी आइडियल भी रहे, उनका दर्शन मुझे पसंद भी है। हमारे सम्मानित राष्ट्रपति रहे हैं राधाकृष्णन जी। तो राधाकृष्ण जी ये कहा करते थे कि कभी भी कोर्स को स्पेसिफाई ना किया जाए। जब भी ग्रेजुएशन की डिग्री दो, पीजी की डिग्री दो, तो किताब स्पेसिफाई करके ये मत को ये किताब पढ़ लो, इसमें से पेपर आएगा। उससे क्या होता है, बच्चे की थिंकिंग को रोक देते हैं। एक समय ऐसा हो जब तुम खुद सोचो। मैं ये कहूँगा दिक्कतें आती हैं, क्या हो सकता है तुम गलत सोच रहे हो सकता है कई बार मैं भी गलत सोच रहा हूँ, लेकिन क्या होगा, सोचें तो। इंपॉर्टेंट तो ये सोच रहे हैं ना, और गलत भी सोचेंगे तो एक दिन सही सोचने लगेंगे, लेकिन सोचना इंपॉर्टेंट है। भाई तुमने सोचा, अब तुमने सोचना केवल एक एंगल पर सोचना शुरू किया, केवल वेलोसिटी का और रेडियस का प्रभाव है करंट पे। लेकिन अगर तुम देख रहे हो तो मैं इसको कैसे छोड़ दूं, क्यू को, इसका भी प्रभाव है, और क्यू अलग अलग है। इस ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहां तो 8 हैं, तो यहां क्यू बढ़ गया। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि जितना क्यू बढ़ा, क्यू तो बढ़ गया ऊपर की ऑर्बिट में, लेकिन वी और आर उस हिसाब से कितना, ये वी और आर, वी जो है हमारा घटेगा ऊपर जाने पे और आर बढ़ेगा, तो इनका टोटल असर देखना पड़ेगा ना। अब भी नहीं समझे तो कुछ रटना थोड़ा ही है। अब जब मैं ये सब चीजें तुम्हें बता रहा हूं तो कोई किताब से थोड़ी पढ़ा रहा हूं, ये इसमें किताब कहां आ गई पिक्चर में, ये तो तुम खुद सोच लो। बस एक तो क्या सोचेगा, केवल एक ही चीज सोची उसने, क्या, केवल उसने सोचा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अरे ये भी तो सोचो, पहली ऑर्बिट में 2 घूम रहे हैं, दूसरी में 8 घूम रहे हैं, तीसरी में हो सकता है 18 घूम रहे हो, तो चार्ज की वैल्यू भी तो बढ़ गई। लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते करंट ज्यादा और कम पैदा करेगा, क्यों, अकेला चार्ज ही थोड़ी तय कर रहा है, वेलोसिटी भी कर रही है, रेडियस भी कर रही है। कम समझे बात। बाद में आपको यह पता चलेगा कि जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता चला जाता है तो ज्यादा करंट फिर भी पैदा होगी। तुम कहोगे सर क्यों, रीजन ये होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जैसे जैसे साइज बड़ा होगा प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा बढ़ने से क्या होगा, नीचे की ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन और ज्यादा तेज वेलोसिटी से भागेंगे, और जब वो तेजी से ज्यादा बढ़ाएंगे और रेडियस को भी घटाएंगे तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी, और करंट ज्यादा पैदा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पैदा होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पैदा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी जुड़ेंगे, तो ये स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन एनर्जी बढ़ जाएगी। ये तुम्हें इंटरव्यू में सफलता दिलाती हैं ये चीजें। आप गए इंटरव्यू में, आपसे यही पूछ लेगा, बताओ भाई स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन एनर्जी कैसे पिक्चर में आती है, फिर कहेगा लाइटर साइज में कम होती है हैवी साइज में। वो इस पर निर्भर करता है कि जो प्रोफेसर तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है या साइंटिस्ट ले रहा है, वो अगर उस फील्ड का हुआ तो बाल की खाल निकालते हैं। ये बाल की खाल ही होती हैं जहां चीजों को आप क्या करके लेके चल रहे हो, और थ्योरी तुमने ये हाइड्रोजन की लगा रखी है ये, लेकिन हाइड्रोजन की थ्योरी बेसिक फंडामेंटल को समझाने में काफी हद तक सक्षम है। केवल और केवल जेड जो है वो जेड माइनस स्क्रीन कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाता है। बात समझ रहे हो। बाद में आपको यह पता चलेगा कि हाइड्रोजन की थ्योरी जो आपने बढ़ाई वो हाइड्रोजन लाइक एटम पे तो सफल रहेगी, लेकिन जिनकी साइज बड़े होते चले जाएंगे वहां पे जेड जेड नहीं रह जाता, जेड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये मैं कंसेप्चुअल सिखा रहा था तुम्हें चीजें, नहीं तो अब तक टॉपिक खत्म हो गया होता। चीजों को समझो कैसे चीजें इलोबरेट होती हैं। थोड़े दिन बाद तुम्हें ये लगने लगे कि सर जो है एटॉमिक के टीचर है ना, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से एक ही चीज सुनने को मिलती रहती है, इतने बहुत साल से सुन रहा हूँ। एक साल मैंने 2006 में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई तो बच्चे कहते थे सर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी पढ़ाते हैं, तो मुझे ये लगता था हो सकता है मैं और किताब खराब पढ़ाता हूँ, है ना। जब आप, और ये चीज तो मैं क्यों बता रहा हूँ, जब एक चीज में खो जाओ तो सबको शून्य कर दो। अब ये मान के चलो कि दुनिया में अगर कुछ है तो एटॉमिक ही है, अब कुछ नहीं है बाकी, अब तो यही है, मैग्नेटिक मूवमेंट, कैसे करंट पैदा हो रही है, कैसे स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन हो रहा है। जब आप ऐसे फंडामेंटलों को सीख लोगे तो आपका इंटरेस्ट
पैदा हो जाएगा। और जैसे ही आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो आप दिन रात पढ़ना शुरू कर दोगे, और दिन रात पढ़ना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होकर आप एक सफल प्रोफेसर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी अगर क्यूरियोसिटी बढ़ गई तो क्लासों में भाग भाग के जाओगे पढ़ाने, और आपको कुछ ना आता होगा तो कैसे जाओगे? तुम तो छुट्टियों का इंतजार करोगे, कैसे छुट्टी हो जाए, क्यों नहीं? या बच्चे ना आए, या बच्चे आ गए तो छिपके बैठ गए कहीं कोने में, क्यों नहीं? ऐसा भी होता है। जिन जिन प्रोफेसरों के लेक्चर तैयार नहीं होते वो छिपते फिरते हैं बच्चों से। अब ये तुम तय करना कि छिपने वाले बनना है तुम्हें या कहाँ बनना। ये रब कर दूं, कुछ पूछ लो भाई, अगर तुम्हारी समझ में ना आया हो तो। वैसे तुम्हारी में सब आ जाता है, सब होशियार हो। देखो हर थ्योरी एक सवाल मैं बता रहा हूँ, हर थ्योरी कैसे तुम फेल होते हो हर थ्योरी को लगाने में, उसको सुनो। ये जब तुम एक्सप्रेशंस लगा रहे थे ये वाला, तो ये हाइड्रोजन के लिए लग रहा था, ये हाइड्रोजन पे था। हाइड्रोजन में मीन्स एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वो पैदा कर रहा है बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ बी नॉट बटे 2 की पावर 5 आएगा, बी नॉट बटे 32, यहाँ बी नॉट अपॉन 3 की पावर 5 आएगा। ये थ्योरी हाइड्रोजन के लिए थी। अब आपने हाइड्रोजन की थ्योरी सब पे जा लगाई, आपका रिजल्ट अलग होने लगेगा। रिजल्ट चेंज होते हैं, किसके हिसाब से चेंज होते हैं? जैसे जैसे सिस्टम बदलते हैं ऐसे ही चेंज होते हैं। अब स्क्रीन इफेक्ट लगाने लगेगा तो हाइड्रोजन पे लगेगा ही नहीं। तुमने कहा जी हाइड्रोजन पे भी लगाई दे रहे, अरे जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसमें स्क्रीनिंग थोड़ी होती है। तो इफेक्ट जो और चीजों के भी होते हैं। हाँ, सवाल कुछ पूछ रही थी अंशु। हाँ क्या? हाँ, तो ये थ्योरी पता है क्यों? बेसिकली हाँ मैं समझ गया तुम जो बोलना चाहो। बोल। हाँ, वेलोसिटी के बढ़ाने पे क्या होना चाहिए? हाँ, बेसिकली क्या, वो थ्योरी जो मैंने अभी मैं डिस्कस कर रहा था, वो थ्योरी हाइड्रोजन पे थी। यस, 1/n की पावर 5 जो केवल हाइड्रोजन पे लगती है। और जो तुम्हारे जनरल एक्सप्रेशंस होते हैं, जनरल एक्सप्रेशंस का मतलब ये होता है, ऐसे ना सोच के दूसरी तरीका से सोचो। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर थ्योरी लगा रहे हो, उसमें स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो मुझसे पूछोगे सर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, स्पिन ऑर्बिट का बड़ा रीजन उसके अंदर कि एक ही इलेक्ट्रॉन है। पता कहाँ कहाँ चीजें होने लगती हैं? जब इलेक्ट्रॉन 4 हों, 6 हों, 8 हों, 10 हों। अब उनके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे? उनके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए तुम्हें पता क्या करना पड़ेगा? पहले उनका एल निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। स्पिन अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हो एस, और फिर म्यू एस के इस रिलेशन से निकालोगे, म्यू एस इक्वल टू 2e/2m × s। तो पहले उसका स्पिन क्वांटम नंबर पता करोगे, उससे स्पिन एंगुलर मोमेंटम पता चलेगा, और फिर उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पता चलेगा। और फिर तुम्हें कपलिंग के बाद ये पता चलती है कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी एक सर्टेन वैल्यू होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके भी कॉम्बिनेशन बन के आते हैं। कैसे बन के आते हैं? स्पिन के हमारे पास अलग अलग केस बनते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन मैग्नेटिक, अगर स्पिन की वैल्यू 2 हो गई, 0 और 1, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी 2 पॉसिबल है। अब भी नहीं समझे? जैसे क्या हुआ, एस की वैल्यू हमारे पास में इलेक्ट्रॉन 2 है हमारे पास, तो स्पिन 2 हो गई, तो एस हमारा 0 और 1 हो गया। अब कहा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताओ क्या होगा? तो यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने गए तो म्यू एस की वैल्यू को 2e/2m करोगे, और यहाँ पे एस की जो वैल्यू होगी वो √SS+1 एच कट होगी। यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू को एक बार 0 रखेंगे तो म्यू एस 0 आ गया, इसको 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा म्यू एस फाइनाइट आ गया। अब भी नहीं समझ रहे? 2 इलेक्ट्रॉनों में ऐसे निकलेगा। अब 3 हो गए तो 3 के लिए अलग अलग स्पिन लोगे, तब उनके अलग स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होंगे। कपलिंग का तुम ये सोच रहे हो केवल एल और एस को ही तय करने में काम आती है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंट, मुझसे ही तो निकलेंगे सब। कम समझे बात। हमारा जो मेन रिजल्ट है, देखो मेरा जो मेन फोकस था वो किस पे था, मैं
बहुत अंदर चला गया था, लेकिन मैं बाहर लौट कर आ रहा हूँ। इसमें चाहना चाहता हूँ मैं केवल, ये था मेरा टॉपिक। अगर तुम मेरी अब तक की सारी मेहनत को कहो तो केवल इस पॉइंट पर थी, ए एल डॉट एस पे। बुक में जाओगे तो मैं सीधा लिखा मिलेगा डेली एल एस बराबर ए एल डॉट एस। क्या नहीं मिलेगा? इसकी फिजिक्स नहीं डिस्कस करेगा कैसे आया है ये। आप यहां तक जाओ, पहले एक ही लाइन से सीख लो। तुम कहोगे सर बच्चे चाहते हैं शॉर्टकट, मैं कहूंगा शॉर्टकट दे दो उन्हें, सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं। कुछ मत बताना उन्हें, दो बात बता देना। क्या बताना? u बराबर माइनस है। अब तुम मुझसे कहो सर इसे सबसे शॉर्टकट में दे दो, मैं दिए दे रहा हूं। इससे शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता। u की वैल्यू होती है माइनस एम डॉट बी, पहले इसे समझा दो। कहोगे बी कहां से पैदा हुआ? करंट से। करंट कहां से आई? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उससे करंट पैदा होगी तो बी पैदा हो गया। एम क्या हुआ? मैग्नेटिक मोमेंट हुआ। मैग्नेटिक मोमेंट दो होते हैं, एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो 20 तो आता है जो पैदा होता है वो एल से होता है, क्योंकि एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एम जो होता है वो हमारा म्यू एस हो गया, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां से एस डॉट एल आ गया ये। बाकी को प्रोपोर्शनल में ले जाओ, खत्म कहानी। क्यों जी? इससे शॉर्टकट मेरे पास था नहीं कुछ, ये तो मैं शॉर्टकट दे दिया। पता बच्चे क्या सोच रहे होते हैं? सोच रहे होते हैं इतनी लंबी चौड़ी फिजिक्स किसने बनाई। क्यों जी? अब उन्हें बता रहा हूँ उनके लिए शॉर्टकट भी है, भाई ऐसे कर लो। लेकिन मजा तो उसी में आता है। कौन सी वाली में? हाँ, एलोब्रेशन में ही तो है सारा आनंद। फिजिक्स को पढ़ाने वाले का आनंद एलोब्रेशन में ही है। पढ़ने वाले का आनंद इसमें है कि वो तो बच्चे क्या सोच रहे होते हैं, इतनी देर तक तो बहुत कुछ, सर ने थोड़ी सी बात बताने में लंबा समय दे दिया, लेकिन अंदर घुस गए थे तुम। ध्यान दो और सुनो। जे होता क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं? अब तुम्हारा जल्दी से मैं रिजल्ट ले आऊं। जे की वैल्यू होती है एल प्लस एस। नहीं पढ़ा क्या? अब इसे नहीं बताऊंगा ये कहां से आया। हाँ, कभी अभी ये भी कहने लगो सर इसे बता दो, तो जे डॉट जे निकाल लो। इजकल टू कितना? एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 एल डॉट एस। क्या किया मैंने? ये खोल भी दिया साथ साथ ही। यहां से एल डॉट एस की वैल्यू निकाल लो। क्या आ गई? जे स्क्वायर माइनस, देखो तुम्हें पता है क्या है, तुम्हें सबसे बढ़िया लगता है ऐसी चीजें, ऐसा मैथ हो, इसमें सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें। ये फिजिक्स थोड़ा ही है। तुम क्या सोच रहे हो फिजिक्स है? दिस इज नॉट किताब फिजिक्स, दिस इज मैथमेटिक्स। अब तो तुम मैथ ले रहे हो। ये फिजिक्स तो मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले, वो फिजिक्स थी। यहां से एल डॉट एस की वैल्यू निकल गई, कहां पुट कर दो? यहां रख दो। डेली एल एस, एल एस का मतलब समझ रहे हो? स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। और तुम्हारे एक अधिकार छीन लिए गए, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शंस। जिनका साइज बड़ा होगा, जिनमें जैक ज्यादा होगा, उनका ज्यादा होगा। अभी तो बता ही रहा था थोड़ी देर पहले। कभी अब कहने लगो ये कहां बताया था सर? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वीडियो देख लेना बाद में जाके। महाशिवरात्रि के दिन चल रहा है ये लेक्चर। कुछ भूखे प्यासे बैठे होंगे, कुछ तो ऐसे भी तो होंगे जो पानी नहीं पीते। भगवान जी उनसे ही कुछ होते हैं जो पढ़ते लिखते हैं। पढ़ने लिखने में ध्यान लगाओ। कहाँ रख दूं ये वैल्यू? यहां से पुट कर दूं। इजिकल टू कितनी? a/2। और ध्यान दो, जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1। और पता ना चला तुम्हें क्या कर दिया मैंने? ये यूज कर लिए। कहां? यहाँ और यहाँ ये जे स्क्वायर एल स्क्वायर एस स्क्वायर क्या थे? ये टोटल एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर है, स्केलर पैरामीटर है। ये एल स्क्वायर क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर है, स्केलर क्वांटिटी है। एस स्क्वायर क्या है? हाँ जी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर। और इनके बीच में रिजल्ट ये होते हैं, इन्हें आप जाकर पुट कर दो। नहीं कर पाए?
इजकल टू बी जे जे प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन। और अब पता है क्या बन गई, ध्यान देना, ये जे इनर क्वांटम नंबर, एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एस स्पिन क्वांटम नंबर। कभी बाद में यही ना पता हो इनमें और इनमें क्या अंतर है, ये भी कह सकते हो बाद में ये हो क्या रहा है। ये मैंने केवल और केवल ये वैल्यूज यहां पुट कर दिए हैं सीधी इस रिजल्ट से। पहुंचे हैं, अब तो एक ही काम करना रह गया, अब क्या बच रहा, आ गया लेंगे इंटरवल रूल। क्या कर दो, एल और एस को तो रखो सेम, इसको क्या कह दो, इसको कह दो ई जे, क्योंकि जे का फंक्शन है। और सेम एल एंड एस रखो, और अगली बार क्या कर दो, एल और एस को तो सेम ही रख लो और जे को जे प्लस वन से रिप्लेस कर दो। तो यहां बी सेम एंड एल एंड एस का मतलब समझ रहे हो, इस लेवल के लिए इस लेवल के लिए एल और एस सेम है, जे डिफर है। तो यहां से क्या बन गया, ये बी जे प्लस वन जे प्लस टू माइनस एल एल प्लस वन। थोड़ा सा तो छोटा बनाया करो ना, ये थोड़े बड़े बन गए, मुझसे थोड़ा छोटा कर लेना, जिससे क्या पता चल जाए कि ये जे इनर क्वांटम नंबर को है ये। इन दोनों का अंतर कर दो, क्या आ गया, ई जे प्लस वन माइनस ई जे। देखो जैसे ही दोनों का अंतर करोगे तो यही टर्म बचेगी, बाकी ये दोनों टर्म जो है इससे कट जाएंगे, सबट्रैक्ट होते हैं। क्या बन जाएगा, बी जे प्लस वन जे प्लस टू माइनस जे बराबर टू बी जे प्लस वन। ई जे प्लस वन माइनस ई जे proportional to j plus 1. What is this? This is said to be Lengde interval rule. L and S की वैल्यू सेम रहें, J बदल रहा हो, तो उन केसों के अंदर जब हम लेवलों के अंदर एनर्जी गैप निकालते हैं तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का जो अंतर है वो इन दोनों में से जिसका जे ज्यादा होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी आपको ये चीज नहीं पता चलेगी, अभी क्वेश्चन करेंगे तुरंत से पता चलेगा कि इसका एप्लीकेशन पार्ट देखें। मैं क्या करता हूं, इस पर क्वेश्चन कराई दे रहा हूं तो मैं पता चल जाएगा। ये मैंने इसमें पता क्या करा दिया, अभी ये डेरिवेशन, इसका पहले कंसेप्ट समझाया पूरा, ये पिक्चर में कहां से आया, फिर इसका क्या करा दिया, डेरिवेशन। अब इसका क्या कराऊंगा, बताओ और क्या चाहिए, एक ही लेक्चर में इतनी सारी चीज ले लो। ये तुम्हारा क्या कराता है, ये तुम्हें पास कराता है टेस्टों में, और ये पास कराता है इंटरव्यू में, और डेरिवेशन कराता है बीएससी एमएससी और आईएएस बनाता है। ये डेरिवेशन ही तो करने को आते हैं, क्यों जी, और आईएएस मेंस में आता है लेंगे इंटरवल रूल डिस्क्राइब कीजिए, ड्राइव कीजिए, क्यों जी, ऐसे ही तो आते हैं मेंस में। और क्या सोच रहे हो, एटॉमिक से क्वेश्चन आता है आईएएस मेंस में हर बार, पेपर देखा मेंस का। तुम्हें तो आईएएस बनना ना कहीं ऐसा ना हो फार्म भर दो और वो ले जाएं यूपीएससी वाले। इसलिए तुम क्या करते हो, भरते ही नहीं। हाँ, नोट कर लिया। बेसिकली ऑफर तुम पे बहुत सारे हैं, हाँ, वो तो तुम फार्म भरने ही नहीं जा रहे इस वजह से कि योग्यता कहीं ज्यादा है।
सॉरी, हाँ जी, देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। अब हमारा जो पोर्शन चलेगा इस पे अप्लाइड प्रॉब्लम्स रहेंगी। देखो मैं कराता हूं अप्लाइड कंसेप्ट इस पे। अप्लाइड कंसेप्ट नंबर 1, 2-3 प्रॉब्लम इस पे पैटर्न की बताता हूं तुम्हें, और देखो कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं, कितना जल्दी से इससे फायदा मिलता है उसको सुनो। एक हमारे पास लेवल दिया उसने 3p लेवल। अब 3p लेवल में देखो आप j की वैल्यू पहले कैलकुलेट करो, j क्या क्या होंगे। देखो ये 2s+1 होता है 3, कितना हो गया 2s+1 की वैल्यू गिवन स्टेट में कितनी हो गई 3 हो गई, s1 हो गया, बिल्कुल सही। इसको कहते हैं हम ट्रिपलेट स्टेट। गेट अप माई पॉइंट। आगे p स्टेट के लिए l की वैल्यू 1 है, ये स्पिन है। ऐसा कर लिया करो, स्पिन के लिए एक स्मॉलर s तो इसके लिए लगा दिया करो स्पिन क्वांटम नंबर, और स्मॉल l ऐसा बना दिया करो किसके लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। कैपिटल S स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए और कैपिटल L इसमें j बनाने के लिए थोड़ा छोटा रखा करो और इसमें थोड़ा बड़ा कर दिया करो, बस इससे सब चलता रहता है काम। जब कैपिटल आ जाए तो एंगुलर मोमेंटम के लिए है और ये क्वांटम नंबर के लिए है। डॉट वाला चलो मुझे ऐसी आदत बनी हुई है, तुम बना लेना, ठीक है। हाँ मैं तो पता क्या करता था, मैं तुम्हें बता दूं, इसको तो मैं रखता था जब कभी कहीं डिस्क्रिप्शन में देना होता था तो इसको ऐसे और इसको ऐसे। किसको यहाँ पे देखो एक चीज बताऊं पूरी, जैसे तुम सपोज किया मैं इनसे लिख रहे हो, कहीं लिखते चले जाओ, और पता है फिर यहाँ पे एक एक जगह ऐसी बना लेना, सिंबल ऐसे लिखना बड़ा सा, सिंबल यूज्ड, और यहाँ पे लिख दो सब, ये जो बात मैं कह रहा हूं उसे यहाँ पे ऐसे लिख दो, बात खत्म। पता है जो जिस समय पे तुम मेंस वेंस के भगवान करे दो कभी एग्जाम, तो तुम्हें पता चलेगा वो घड़ी बहुत तेज भागती है, और बाद में पता चलता है पूरा का पूरा लिख दिया, यही ना बताया इसमें कौन सी चीज क्या थी। तो उन्हें मैं मंत्र दे रहा हूं, वो क्या करना, कॉपी में पहले ही थोड़ा सा ऊपर जगह छोड़ देना, पूरा डेरिवेशन दे देना, और या तो ऊपर जगह छोड़ दो या नीचे सबसे बाद में, और वहां पे लिख दो सिंबल यूज्ड, स्मॉल जे किसके लिए यूज किया है, कैपिटल जे किसके लिए किया है, और बताओ उस टीचर को ऐसे जैसे उन्हें ना पता कुछ भी। बहुत सारे ये भी तो लिख देते हैं कि सर आपको सब पता है, क्यों जी सब पता, तो भाई तुम्हें देने की पेपर देने की कहाँ जरूरत है, कम समझे बात। टीचर से ऐसे कॉपी में इंटरेक्शन किया करो जैसे टीचर ना जानता कुछ भी, तुम ही सिखा रहे हो, सर सब पहले से ही पता। हाँ जी, जे ना निकला तुमसे, अब तुम अपने आप बना लेना, मैं तो छोटा सा बनाए दे रहा हूं, L-S से L+S तक ले जाओ, 0 1 2। तो पता है अब तुम्हारे पास में ऐसे आएंगे लेवल 3p0, 3p1 और 3p2, यही तो आए। अब ध्यान दो मेरी बात है, कहा कभी इन दोनों के बीच का एनर्जी इंटरवल E है, बताओ इन दोनों के बीच का कितना होगा। पेन मत लगा ना, 2 ही आंसर है। फिर तुम क्या सीखे, EJ +1 माइनस EJ प्रोपोर्शनल टू J+1 है। इन दोनों के बीच का अंतर का मतलब E, यहां देखो 1 माइनस E0, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट A ले लो या B ले लो, और J+1 कितना हो गया, 2 मत कर देना 1 आएगा, अपॉन इन दोनों का अंतर ले लो, सक्सेसिव इंटरवल लेना है, ऐसा ना इसका इसके बीच का अंतर ले लो, इन दोनों के बीच का अंतर। लेंथ इंटरवल रूल 2 सक्सेसिव एनर्जी इंटरवल पे लगता है। सक्सेसिव का मतलब समझ रहे हो, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, ये आ गया।
इन दोनों के बीच का E2 माइनस E1 कितना हो गया बताओ? 2a हो गया आपका J+1। यहां पे हमने इसको बराबर AJ+1 कर दिया, ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लिया। अभी नहीं समझ पाए? जब ये अंतर हमें E कह रहा है तो 2a का मतलब 2E ना हो जाएगा? तुम गुस्से ही ना हुए, यही तो इसका फायदा था, यही फायदा था इसका। क्या? अगर ये अंतर हमें E दे रखा तो ये 2E हो गया। मींस एनर्जी इंटरवल जो होंगे 1 और 2 की रेशो में होंगे, ये मतलब है। इन दोनों के बीच का अंतर अगर E है तो इस इधर का 2E होगा। यहां पे कुछ पता चला, एनर्जी इंटरवल बता दिया, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कहेगा यहां बताओ, बता दो, दूना कर देना उसका। ये क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया मैंने, अगर समझ पाए तो तुम ले लेंगे। इंटरवल रूल का एप्लीकेशन था। एक और करा रहा हूं, देखना भाई वीडियो कितनी लंबी चली गई, 1 घंटा 1 मिनट। चलो 4-5 मिनट और ले लेते हैं ऊपर, वैसा टारगेट हमारा 1 घंटे का ही रहे। तो लेंगे इंटरवल रूल कर दी दो पूरा। नंबर 2, फिर से कोई एनर्जी इंटरवल उठा लो, कोई और लेवल ले लो। चलो इसे ले लेते हैं, 2D ले लिया। और क्वेश्चंस बनाते समय तुम्हें एक बात पता हो, तब तक कोई आनंद नहीं। कब तक? जब तक कम से कम 3 ना हो जाए। 3 का मतलब नहीं समझे? जब भी तो इन 2 अंतरों का मतलब है। अब देखना 2D से कितने लेवल बने। नहीं बनाना आया? सिखा तो रखा तुमने। पहले S लो, फिर L लो, फिर J लो। बन गए भाई? हद हो गई। राव सुदर्शन कैसे काम चलेगा? 2s + 1 की वैल्यू ले लो, कितनी? 2। ये मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। स्पिन कितनी हो गई? हाफ। और डी स्टेट के लिए L कितना बच्चों? तो J की वैल्यू कहां से कहां तक गई? क्यों जी? कैसे बैठाई तुमने 3? L - S से लेके L + S तक जाएगी। तो 2 - हाफ में 3/2 करोगे तो यहां पे लेवल जो बन गए वो 2D 3/2 और 2D 5/2 बन गए। इससे कुछ हासिल नहीं लगने वाला, क्योंकि इस इंटरवल रूल का लगा के क्या करोगे? बताओ मुझे, कैसे लगाओगे? ये तो अंतरालों के डिवीजन के लिए यूजफुल है। हाँ, इन दोनों के बीच का अंतराल जो है वो इस 5/2 के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन रेशो तो नहीं कटेंगी ना। यहां तो केवल आप इतना तो कह सकते हो कि भाई इन एनर्जी जो हमारा रूल है, एनर्जी इंटरवल रूल के हिसाब से इसमें जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? तो एनर्जी जो होगी वो 5/2 क्वांटम नंबर के प्रोपोर्शनल होगी, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन प्रोपोर्शनल टू 5/2 में अगर तुम्हें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट पता होगा तभी आंसर निकाल पाओगे। एक इनके एनर्जी अंतराल जैसे कह दिया कि एनर्जी जो प्रोपोर्शनल है वो A के प्रोपोर्शनल है, यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट A लेना है, तो आंसर फिर 5/2 A ले लोगे हैं। अब भी नहीं समझे? लेकिन ये केवल ये इतना ही लगा पाओगे, रेशो नहीं निकाल पाओगे, जैसे यहां रेशो निकाली थी। एक क्वेश्चन ऐसा तैयार करो जिसमें फिर तुम रेशो निकाल पाओ। जैसे तुमने क्या किया, तुम्हें पता चल गया कि 2 इतना सफल नहीं रहा, क्योंकि 2 से क्या होगा, J की वैल्यू केवल L - S और L + S में 2 ही रह जाएंगे। तो स्पिन को ज्यादा करो जहां J के गैप ज्यादा हो जाए। अब भी नहीं समझे बात? तुम्हें क्वेश्चन बनाने सिखा रहा हूं। अब तुमने क्वेश्चन ले लिया, 3D का ले लिया, 3D। ये तीसरा क्वेश्चन देखो, यहां पे L की वैल्यू कितनी हो गई? SPT 2 हो गई, और S कितना हो गया?
1 हो गया। 2s+1 को 3 कर दो और SPTF के लिए एल की वैल्यू तुम्हें पता ही है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 होते हैं। कितनी बात बताइए, SPTF स्मॉल एल कितना 0 1 2 3। एटॉमिक में मैं इसे 5 7 8 10 बार लिख चुका हूं। कि कभी तुम इन्हें भी याद ना रखो। बीच का अंतर केवल ये होता कि इनमें अंतर 1 का रहना चाहिए। 3/2 के बाद आपका अगली चॉइस 5/2 ही है, 1 का अंतर, बीच का नहीं ले सकते। कभी भी जब भी तुम जे की वैल्यू लोगे ना, 2 सक्सेसिव इंटरवल में अंतर जो 1 का जरूर रहेगा। हाँ 1 का है ही तो, इसलिए और नहीं एग्जिस्ट करेगा। अरे अब तो कर दो भाई, जे आ गया कितना 1 2 3। अब कितना बढ़िया केस बन गया, ये केस बन गया देखो 3g1 3g2। इन दोनों के बीच का जो अंतर है एनर्जी कौन सी स्टेट में 3g2 में, और एनर्जी कौन सी स्टेट में 3g स्टेट में 3g1 स्टेट में, ये 2 के प्रोपोर्शनल होगी इसके। इसको बराबर 2a लिख दो, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट a लेके, अपॉन एनर्जी 3g3 स्टेट में और एनर्जी 3g2 स्टेट में। ये किसके प्रोपोर्शनल होगी 3 के प्रोपोर्शनल। अब भी नहीं समझे, इनका अगर अंतराल दे दिया तो ये निकाल लोगे, ये दे दिया तो ये निकाल लोगे। फायदा पता चल रहा है लेंगे इंटरवल रूल का। ये इसकी खूबी है, क्या करता है एल और एस की जब वैल्यू सेम होती है तो जो हमारी जे की वैल्यू चेंज होती है उन जे की वैल्यू चेंज में 2 सक्सेसिव एनर्जी इंटरवल EJ+1 माइनस EJ प्रोपोर्शनल टू J+1 चलता है। कहाँ खो गए, बात नहीं समझ में आई। 3 क्वेश्चन तो मैं बता दिए, इस पर और ज्यादा कुछ आने का ही नहीं, यही आएंगे क्वेश्चन। ये वाला आ जाए 3p स्टेट का, 3d का आ जाए, 2d पे तो क्वेश्चन तुम्हें दिख ही रहा होगा, याद अधूरा सा दिखाई दे रहा है। अगर हमसे कहा जाए 3f पे बना लो, 3f पे भी बना लो, s की वैल्यू कितनी 1 हो ही जाएगी, और dfl की वैल्यू कितनी 3, तो j की वैल्यू कितनी हो गई 2 3 4। तो एनर्जी इन 3f स्टेट, और 3f में 3 लगा दो, माइनस एनर्जी इन 3f2 स्टेट, ये तो प्रोपोर्शनल हो जाएगी 3a के। और एनर्जी किसके 3f4 माइनस 3f3, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी 4a के। ये कट गया इनका अंतर। अब इनमें 2 अंतर देगा, 2 का 2 सक्सेसिव एनर्जी लेवल का, 2 का पूछेगा, कोई से का जो दे इस फॉर्मूले से लगा देना। या देखो ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू सीधी पूछ ले। यहां पर पूछ लेगा ये 3/4 होगा, ये 2/3 होगा, 1/2 होगा, या 1 होगा। बन गया क्वेश्चन। ये लैंग्वेज इंटरवल रूल के क्वेश्चन थे अप्लाइड। ये फ्यूचर क्वेश्चन हैं जो पूछे जाने वाले हैं, ऐसे आते हैं क्वेश्चन आजकल। लैंग्वेज इंटरवल रूल लिखा हुआ थोड़ी पूछेगा तुमसे सीधा कि EJ+1 माइनस EJ प्रोपोर्शनल टू J+1। काश तुम उस युग में पैदा होते। आते थे ऐसे भी, क्यों जी, कब आते थे, बहुत पहले, जमाने लग गए जब कंपटीशन की दुनिया शुरू हुई थी। जब क्या होता था, सीट होती थी 100, नौकरी 100, फार्म कितने 150 200। क्यों जी, लेक्चर का समापन मैं अच्छा वाला करता हूं तुम्हारा, एक अच्छी कहानी बता के। कैसा युग रहा होगा कि पूरी, जिस यूनिवर्सिटी में आज मैं प्रोफेसर हूं, वहां पे पता चला पूरी यूनिवर्सिटी में 3 ही लोग पास हुए MSc में। हमारे हेड साहब बताया करते थे जब हमने ज्वाइन किया, 3 ही लोग पास हुए। उनमें से भी 2 3rd डिवीजन पास हुए और 1 2nd डिवीजन पास हुआ। 2nd डिवीजन वाला गोल्ड मेडलिस्ट बन गया
और तीनों ही प्रोफेसर बन गए। कैसा युग रहा होगा, इस हिंदुस्तान की पिक्चर बता रहा हूं। और अब वैकेंसी कितनी, 100, फार्म कितने, 10,000, 15,000, 20,000। क्यों जी? अब नेट बच्चे पास कर लेते हैं, सोच रहे होते हैं अब नेट हो गया पास, क्योंकि नेट में ही तेल निकल जाता है। फिर पता क्या सोच रहे होते हैं, अब नौकरी इंतजार कर रही है। भाई नेट वाले बैठेंगे पेपर में नौकरी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर सारे नेट वाले ना बन रहे। अब कौन बनेगा? पहले नेट पास करो, फिर उस टेस्ट में अच्छा करो, तब नौकरी मिलेगी। दुनिया सिंपल कंपटीशन से कंपटीशन पर पहुंची, फिर हार्ड कंपटीशन पर पहुंच रही है, और फिर हार्ड पर पहुंचेगी, और फिर सुपर कंपटीशन पर पहुंचेगी, जिसमें वो प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। कौन सी? जो बदली परिस्थितियों में खुद को तैयार नहीं कर लेंगे। अब तुम्हें मैं तैयार कर रहा हूं, समझ जाओ, इशारा बहुत है। किस चीज का? कि नौकरी के रास्ते कैसे हैं? कठिन हैं। लेकिन कठिन रास्तों में भी लोग नौकरी पाते हैं। कैसे आप पाते हैं? 4-4 नौकरियां मिलती हैं। एक कृष्ण कुमार का मैंने इंटरव्यू पढ़ा बहुत साल पहले, और एकमात्र मैंने ऐसा इंटरव्यू पढ़ा जो मुझे जीवन भर याद रहेगा, तुमसे शेयर कर रहा हूं इस लेक्चर में। उसने यूपी पीसीएस में पहली सफलता पाई। यूपी पीसीएस में उसका सिलेक्शन था, और एसडीएम उसे यूपी में मिला। अगली साल सिविल सर्विस में गया तो आईपीएस मिला। उसके मैं रिजल्ट को देखता था हर साल, मैंने कि इस साल की लिस्ट में फिर नाम मिलेगा। फिर उससे अगली साल में वो आईएएस था। अब पता चला सक्सेस लगातार, साल दर साल सक्सेस। अब उसके पास पता चला 3-3 अपॉइंटमेंट के एक ही साथ, आईपीएस बन ले, आईएएस बन ले, और पता चला पीसीएस बन लो, जो जी करे वो बन लो। एक पूरे जीवन भर एक नौकरी को धक्के खा रहे होते हैं, मिल जाए बस, कहीं मिल जाए, चपरासी की भी मिल जाए, कर लेंगे, कुछ तो मिले। क्या मतलब है? अंतर यह है, क्या अंतर है एक सफल और असफल में? एक के पास विजन ही विजन होता है, विजन ही विजन होता है, वो रुकते ही नहीं, वो रुकना ही नहीं जानते। और एक चलना ही नहीं जानते। तय तुम्हें करना है क्या? कि एक नौकरी चाह रहे हो, या वो भी नहीं चाह रहे, या बहुत सारी चाह रहे हो। तैयारी करो मल्टीपल की, ऐसी तैयारी करो कि जो तहलका मचा दे। उसके लिए क्या कहूंगा, एक शब्द, यूनिक बन जाओ। यूनिक बन जाओ। कैसे बनोगे यूनिक? तुम्हें सबसे ज़्यादा फिजिक्स आती हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा कंसेप्ट आते हो, तुमने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हो। और बच्चे जनरली मुझसे पूछते हैं, मेरे कई सारे चेले हैं, जब वो कभी प्रोफेसर, बहुत सारे उनमें बन गए, कुछ लाइन कतार में लगे हुए हैं, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे बड़ा क्यूरियोसिटी से पूछा एक क्वेश्चन, सर सफलता का आधार बताओ एक पॉइंट में, बस जहां हमारे सारे कंपटीशन पास हो जाए। तो मैंने उसे एक मंत्र दिया, तुम्हें भी दे रहा हूं, 10,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगा लो। 10,000 क्वेश्चंस इन डिफरेंट फॉर्म। इफ यू कैन सॉल्व 10,000 क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चन एक पैराइटी के ना हो, सब अलग अलग के हों, और फिर हिंदुस्तान के जिस भी फिजिक्स के एग्जाम में बैठोगे सब में सफल। कितना छोटा सा मंत्र, कुछ है 10,000 क्वेश्चन। नहीं करना चाहते हो तो फिर तुम्हें असफलताओं, फिर असफल सूची में तुम्हें हर बार जगह बनानी पड़ेगी। सफल सूची में तभी बनता है। सेलेक्टर के पास कुछ और थोड़ा ही होता है, तुम जैसे IIQ होता है, तुम्हारी तरह 24 घंटे होते हैं। बच्चे रोते नजर आते हैं, क्या कहते हुए, सर समय ही नहीं है, बहुत बिजी हैं भाई, बहुत काम है, बहुत काम। और जो सफल हो रहे हैं उनके लिए 48 घंटे हैं क्या? वो भी तो 24 घंटे ही हैं उन पर भी। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की। इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, यू शुड मैनेज योर टाइम। और टाइम मैनेजमेंट यही होता है, क्लास को मिस ना करें, लेक्चर मिस ना करें, अपनी लाइफ को सिंसियर रखें, सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल लें, सुबह उठें, नहाने धोने के बाद पूजा पाठ पर पहुँचें, सुबह से शाम तक का शेड्यूल बना लें, रात को जब बिस्तर पर जाएं तो सोचें कि सही समय गुजारा दिन में। बस यही सफलता है, और क्या है। और कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ आती है। तो बहुत सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था तुम्हारी लाइफ से जुड़ी हुई, और टॉपिक डिस्कस कर रहा था लैंग्वेज इंटरवल रूल, और 3 एस्पेक्टों पर डिस्कशन दे रहा था, कंसेप्ट, डेरिवेशन और अप्लाइड प्रॉब्लम्स।
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।